हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई एम श्योर आप ठीक होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरएएस 2021 मेंस स्पेसिफिक डिस्कशन और आई एम श्योर आपकी प्री की तैयारी ठीक चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और बुक लिस्ट। ये बुक लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, हम आज सिर्फ पेपर 1 यूनिट 1 को ही कवर कर पाएंगे क्योंकि हम बुलेट वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन से बुलेट को एनसीईआरटी कौन से चैप्टर से पढ़ा जाए या फिर आरबीएसई कौन से चैप्टर से पढ़ा जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जानते हैं मेंस 4 पेपर होते हैं और हर एक पेपर 200 नंबर का होता है। शुरुआत के तीनों पेपर्स के नाम पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के नाम जनरल स्टडीज 1, 2, 3 ही हैं, यानी सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 और सामान्य अध्ययन 3। और चौथा पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता है। हर एक पेपर 200 नंबर का, तो टोटल मिलाकर के 800 नंबर। और हम देख पाते हैं कि इंटरव्यू 100 नंबर का, तो जो फाइनल मेरिट बनती है वो 900 में से बनती है। और इस बार की जो कट ऑफ थी वो थी 344। लास्ट ईयर कट ऑफ जो थी मेंस में की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, लास्ट ईयर की थी 327 जिसके मार्क्स थे जनरल एंड ओबीसी, वो क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू थे। और इस बार 344 थे। रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए आप आरपीएससी की वेबसाइट देख सकते हैं, पर मैं मोटे मोटे हिसाब से सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हर साल यानी विद एवरी एग्जामिनेशन जो कट ऑफ है वो राइज हो रही है और इस बार और अच्छी संभावना है। तो हम पहले से ही ऐसी तैयारी रखें कि हमारे कट ऑफ से बहुत अच्छे मार्क्स आए, सो दैट हमारे इंटरव्यू पे भी डिपेंडेंसी कम हो और फाइनल हमारा सिलेक्शन हो पाए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बार मैंने जो स्पेशली सोच के रखा था वो सिर्फ यही बात थी कि मेरी मेंस से मार्क्स इतने हो कि मुझे इंटरव्यू के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़े। तो इस बार मेरे मेंस में जो स्कोर था वो था 449। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं होता और मुझे लीस्ट पॉसिबल मार्क्स विच इज 0 भी मिलता तो मुझे अकाउंट सर्विस एलोकेट हो जाती या शायद कोई और सर्विस एलोकेट हो जाती, बट आई वुड हैव बीन देयर इन द लिस्ट। वेरी फाइन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी खाली क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिनके पास में रिसोर्सेस नहीं है, जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं और वो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ें और मुझसे क्वेश्चंस पूछें और जितना मुझे आता है मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले डिमिस्टिफाई करते हैं पेपर 1 को, यानी देखते हैं पेपर 1 में है क्या। पेपर 1 में 3 यूनिट है, यानी 3 भाग है और उनको यूनिट 1 यूनिट 3 नाम से दिया गया है। तीसरे यूनिट के 3 भाग और हैं, यानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पहली जो यूनिट है उसका नाम है इतिहास, जिसमें विश्व का, भारत का और राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है और इसके मैक्सिमम मार्क्स भी 75 है। दूसरा सेक्शन जो है यानी दूसरी यूनिट वो उसमें इकोनॉमिक्स आता है और उसमें वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स, इंडिया की और राजस्थान की। वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है वो काफी स्टैटिक है, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हो रखी हैं दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है वैसी चीजें पूछी जाती हैं। और इंडिया और राजस्थान से संबंधित जनरली सारे सवाल इकोनॉमिक रिव्यू और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, यानी आर्थिक समीक्षा से आते हैं। टोटल 65 नंबर के सवाल आते हैं। एक और थोड़ा सा हिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि हिस्ट्री में जो 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आए वो आए कैसे। 2-2 नंबर के 5 सवाल आएंगे, यानी टोटल 2 गुणा 5 विच कम्स टू 10, यानी 10 नंबर के वो सवाल होंगे जो कि 5 होंगे। फिर हम देखते हैं 5 नंबर के कितने सवाल आए। 5 नंबर के 5 सवाल आएंगे, तो यानी 25 नंबर यहाँ हो गए। और सबसे अधिक सेक्शन जो मार्क्स को कवर करता है वो ये है, इसमें आपको 10 नंबर के 4 सवाल यानी 40 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब मैं अक्सर कहती हूँ कि ये जो सेक्शन है जिसमें 5 सवाल पूछे गए हैं 2 नंबर के, इसमें जनरली ऐसे सवाल होते हैं जैसे अकबर के समय लिखी गई 2 फारसी भाषा की पुस्तकों के नाम लिख दीजिए, या फिर एक क्वेश्चन जैसे कि ऐसा कौन सा धर्म था, यानी भारत में बौद्ध और जैन धर्म के अलावा, ये मैं 2016 के 2 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, बौद्ध और जैन धर्म के अलावा 2 ऐसे धर्मों के नाम बताइए जो कि मटेरियलिस्टिक थे। तो सिर्फ 1 और 2 नाम लिखने हैं, या किसी भी सोशो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए हैं उन सोशल रिफॉर्म्स, उन रिफॉर्म्स के 2 प्रणेताओं के नाम लिखिए। तो इनमें इन जनरल सवाल ऐसे ही आते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपको आता है या नहीं आता है, और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको फैक्ट्स याद करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये देखिए यहाँ
40 नंबर में 40 नंबर के आपसे 4 बड़े बड़े सवाल पूछे जाएंगे। अगर इनकी तैयारी आपने नहीं की तो आपको किसी प्रश्न में 2 और किसी प्रश्न में 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इन टोटल जो आपको टोटल स्कोर मिलेगा वो करीब 10 से 12 के बीच में रहेगा यदि आपने लेखन का अभ्यास नहीं किया। आप बिलीव में आपको कितना भी अच्छा कंटेंट आता हो, ये सवाल एनालिटिकल होते हैं। तो इन एनालिटिकल सवालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अधिक से अधिक लेखन का प्रयास कीजिए। लिखेंगे तभी समझ में आएगा कि कितने सारे डायमेंशंस को कवर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो यहां मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे हो कि आप औरों से अधिक मार्क्स को स्कोर कर पाए। ये एग्जाम इस बात का नहीं है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है कि 60% से ऊपर आ गए फर्स्ट डिवीजन और कम आए सेकेंड डिवीजन। ये है कंपटीशन। कंपटीशन मीन्स आपको यू हैव टू स्टैंड गुड अगेंस्ट अदर्स, यू हैव टू स्टैंड अबव अदर्स। दूसरों से अलग और ऊंचा होना होगा आपका स्कोर, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो हम इन क्वेश्चंस पे स्पेसिफिकली गौर करेंगे। इसी प्रकार से जो 5 नंबर के सवाल होते हैं वो सवाल भी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करने से रिलेटेड पूछे जाते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन पूछा जाता है कि इन दो चीजों में भेद करके बताइए। तो इनको जो जीतने की ट्रिक है उस ट्रिक पे इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन किया जाएगा। कमिंग बैक टू यूनिट 3 एंड देयर 3 पार्ट्स, यानी यूनिट 3 और उसके 3 छोटे छोटे हिस्से। कहने को वो छोटे हैं लेकिन वो बहुत मोटे हैं। व्हेन आई से मोटा इट मीन्स जैसे गुजराती में कहते हैं मोटा भाई। तो ये एक्चुअली आरएएस को जो जीतते हैं, जो टॉपर बनते हैं, ये उनके लिए मोटा भाई हैं। कैसे? सोशियोलॉजी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन और आई एम सॉरी 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस और 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस। टोटल हो जाते हैं 10 और 10 20। लेकिन इसके लिए आपको कंटेंट कितना पढ़ना है? मुश्किल से 40 या 50 पेज। और उसमें भी सवाल इसी प्रकार के आते हैं। जैसे 2016 में जब पहली बार ये सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया तो सवाल आया था भारत में विख्यात ऐसे सोशलिस्ट के नाम लिखिए, सोशियोलॉजिस्ट के नाम लिखिए, समाजशास्त्री लोगों के नाम लिखिए। तो उसमें सिर्फ 4 नाम लिखने थे। या फिर ट्राइबल लोगों की समस्याओं के बारे में लिखिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा इसमें स्कोप है, आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। इसमें 15 से 16 नंबर लाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है और लोगों के खूब आए हैं। तो इसको कैसे जीतना है, इसको कहाँ से पढ़ना है, ये भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, इसको हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। और इसका कंटेंट कहाँ से पढ़ना है और ये जरूरी क्यों है, हम ये भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि अनलेस अंटिल हम किसी एक टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर पाए, हम ये सोच पाए कि इसकी जरूरत क्यों है आरएस के लिए, तभी हम शायद उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट जैसे कंटेंट की आवश्यकता क्यों थी सिलेबस के अंदर डालने की। देन कम्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये भी 20 नंबर के। सेम यही पैटर्न, 5 सवाल 2 नंबर के और 2 सवाल 5-5 नंबर के। इनमें कोई बड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं और ये सबसे फास्ट कवर हो सकने वाला कंटेंट है। आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 को देखते हैं। पेपर 2 को जब हम डिमिस्टिफाई करते हैं तो इसमें बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। 3 सीधे सीधे भाग है। पहला भाग एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो कि 65 नंबर का होता है, जिसमें 5 सवाल 2 नंबर के और 5 सवाल 5 नंबर के आएंगे और 3 सवाल 10 नंबर के आएंगे। लेकिन जब हम आरएस के सिलेबस का प्रिंट आउट निकालते हैं, देखते हैं सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड 2 पन्नों का जो सिलेबस है वो लिखा हुआ है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। बिलीव मी, ये लिखा हुआ तो 2 पन्नों में है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। और ये वो ही है जो हमने अपनी डेली लाइफ में देखा हुआ होता है, या इनफैक्ट 10वीं तक की हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी होती है। कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जैसे कि कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या ट्राई से रिलेटेड कंटेंट या ई गवर्नेंस, वो नया है जो शायद 10वीं तक नहीं, उसे हायर लेवल्स के हैं। और इस बार क्वेश्चंस भी हायर लेवल से आए थे, 11वीं 12वीं से भी कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया था। तो उनको भी हम देखेंगे कि 70 नंबर के जो सवाल बने, इनमें सबसे बड़ा पोर्शन था ये, यानी 40 नंबर यहीं बन गए। तो मोर देन 50% जो है वो 10 मार्कर्स कवर कर रहे हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, लेकिन यहाँ 4। तो इनको कैसे करना है। और अर्थ साइंस, बेसिकली इसका नाम अर्थ साइंस लिखा हुआ है, लेकिन ये है ज्योग्राफी। इसमें जियोलॉजी भी बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स ज्योग्राफी। व्हेन वी से जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का सिर्फ एक ही कंटेंट है, वो है कि अर्थ की जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसको पढ़ना कहाँ से, कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना है। पर अभी हम सिर्फ डिमिस्टिफाई कर रहे हैं, यानी हम ये देख रहे हैं, उधेड़ के देख रहे हैं कि पेपर 2 में सवाल कैसे आएंगे और किस प्रकार में और कितने नंबर के सवाल आएंगे।
पेपर थ्री का पैटर्न पेपर वन जैसा ही है, और यहाँ पर भी 75 नंबर के लिए पहला सेक्शन है जो कि हम सबका फेवरेट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स है। पांच पांच क्वेश्चंस दोनों प्रकार के हैं, 5 नंबर और 2 नंबर वाले, और 4 क्वेश्चंस 10 मार्कर वाले हैं। अगेन ये 40 नंबर के हैं, मोर देन 50%। इधर चलते हैं, ये देखिएगा सेकंड जो यूनिट है इट इज रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली, और कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड है। पूरे वर्ल्ड में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या इंटरनेशनल ट्रीटीज चल रही हैं, उनका स्टेटस क्या है, इवन जो हम कहते हैं कि जियोलॉजिकल लेवल पे, ज्योग्राफिकल लेवल पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में प्रयास क्या हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। और ये 65 नंबर का होगा। यहाँ 10 नंबर वाले जो सवाल हैं वो 3 ही हैं। इसके जो यूनिट थर्ड है उसके 3 सब सेक्शंस हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी इसके 3 भाग हैं और बहुत छोटे छोटे भाग हैं। बहुत ही छोटे शब्दों में बुलेटिन फॉर्म में सिलेबस में लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर और लॉ। स्पोर्ट्स एंड योगा इसी साल यानी 2018 में जोड़ा गया था, इस साल रहेगा कि नहीं, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता हमें इस बात पर स्टिक रहना चाहिए कि हाँ ये पार्ट ऑफ सिलेबस रहेगा। और इसको पढ़ने के लिए जो बुक्स हैं वो आरबीएसई की बुक सफिशिएंट हैं। फिर देखते हैं बिहेवियर, ये एनसीईआरटी में से 4 चैप्टर नहीं, आई एम सॉरी 6 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में से, उनको पढ़ना है और 20 नंबर पक्के। लॉ थोड़ा वाइड है और इसके लिए हमें कुछ वेबसाइट्स को, थोड़ा एनसीईआरटी को और थोड़ा जो इंडियन बार काउंसिल है उनके, इनफैक्ट संविधान हमारी और जो राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनको भी रेफर करना पड़ेगा कुछ बेयर एक्ट्स के लिए। तो वो भी मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ से कंटेंट लेना है, उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, और उस पीडीएफ में से भी क्या क्या पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सारे एक्ट्स याद नहीं करने हैं। पेपर 4 इसको डीमिस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये है हमारी प्यारी हिंदी और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश। 120 नंबर की हिंदी में सवाल पूछे जाएंगे और 80 नंबर के इंग्लिश में, और इनको भी जीतने की कुछ रणनीति होती है। यानी आपको 2018 और 16 के पेपर को डिस्कस करके मैं बता दूंगी कि कितने नंबर की संधि, कितने नंबर का उसका विच्छेद, कितने नंबर का मुहावरे, कितने की लोकोक्तियां, कितने नंबर का पर्यायवाची, और वो सब कुछ आता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि 5 अलग अलग प्रकार के पत्र लेखन या अनुस्मारक या ऐसी चीजें आती हैं, तो उनके लिए हम कंटेंट देखेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20 नंबर का निबंध। ये इस निबंध के लिए बिलीव मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने शायद 20 घंटे भी नहीं दिए, इस 5 निबंध भी लिख करके नहीं देखे, 10 कोटेशन भी याद नहीं की। तो ये गलतियां नहीं करनी है। लेटर स्टेजेस में हम इस मामलों में बात करेंगे, और जनरल इंग्लिश के लिए बुक कौन सी रेफर करनी है उस पर भी हम बात करेंगे। और जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, कई फोन आते हैं मेरे पास जब कहते हैं लोग कि मैडम 0 से शुरुआत करनी है इंग्लिश की, कैसे करें। इंग्लिश 0 नहीं हो सकती, आपने 10th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है, बट विल टॉक दैट ऑन अ लेटर स्टेज। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द बुक लिस्ट फॉर पेपर 1 यूनिट 1। ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है। ये हिस्ट्री, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है और इसी का वर्जन हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। मेरे लिए दोनों ही भाषाओं में काम करना कंफर्ट की सीमा जैसा है, मैं दोनों में डिस्कस कर सकती हूँ। मुझे लगा ऑडियंस कैसे भी हो, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों को समझ में आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, इसको कहाँ से पढ़ें, ये इसी का इंग्लिश वर्जन ये है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसको शुरू करने से पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है वो ये कि एक एटीट्यूड बनाइए कि राजस्थान मेरा राज्य है, मुझे इससे बहुत प्यार है। जैसे हम स्कूल में एक प्लेज लेते थे ना कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, तो वैसे ही आप शुरुआत कीजिए सोचे कि राजस्थान मेरा राज्य है, इसकी विविध परंपराओं से मुझे बहुत प्यार है। तो ऐसा शुरुआत करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव मूड बना रहेगा और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। पढ़ना क्या है, ये बुक लिस्ट है। ये देखिएगा मैंने लिखा हुआ है राजस्थान अध्ययन भाग 2। एक्चुअली भाग 2 नहीं, भाग 1 से लेकर के 4 तक है। कक्षा 9 में शुरू होता है राजस्थान अध्ययन और उसके बाद में 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की। इसमें स्पेसिफिक टू राजस्थान कंटेंट लिखा हुआ है, जिसमें ज्योग्राफी भी है, इसकी हिस्ट्री भी है, राजस्थान का थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी है। ये राजस्थान के बारे में शुरुआत करने की बेसिक फंडामेंटल बुक है और इसको सभी को रेफर करना चाहिए। इसके नए वर्जन्स आ गए हैं
उन वर्जन्स को आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उनके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। अदरवाइज मेरा थैंक यू, आप बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है मेरा टेलीग्राम चैनल विच कम्स विद द नेम @मुक्ताराव RAS, इस नाम से आता है। आप उस पे से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उस पर पुराना और नया वर्जन दोनों ही डाल दूं। एक बार सर से निगाह से दोनों को देख लीजिएगा, लेकिन नए वर्जन से संभावनाएं ज्यादा बनती हैं सवाल पूछे जाने की। और जब आप इसको इन चारों बुक्स को पढ़ चुके हों तब आप इस बुक पे स्विच हो जाइए। ये बुक बहुत अच्छी है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे कि हम इसको हिंदी में कैसे पढ़ें। आप हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो एक बार इसको जरूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि इससे आपका एक टेस्ट डेवलप होगा। आपको फंडामेंटल जो हम सबके घरों में परंपराएं निभाई जा रही हैं, जिनके किस्से सुन के हम बड़े हुए हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारियां मिलेंगी। एंड देन बाद में लेटर ऑन स्टेजेस में आप किसी भी इंग्लिश मीडियम की बुक को रेफर कर लीजिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इस बुक को बेस बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अभी 2021 से स्टार्ट किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने भी, महात्मा गांधी जो मॉडल स्कूल्स के लिए बुक्स बनाई गई थी वो अभी पूरे राजस्थान में ही अवेलेबल करवा दी जाएंगी। हर एक ब्लॉक लेवल पे भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहा है, तो वो भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद दिस बुक, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिंदी में लिख रहे हैं या अंग्रेजी में लिख रहे हैं। ये बुक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रही है इस पर्टिकुलर कंटेंट को। आगे चलते हैं। ये है पार्ट इंडिया की हिस्ट्री, यानी भारत का इतिहास और भारत का कल्चर। यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि फाइन आर्ट मिल रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, और कहाँ से कहाँ तक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के ब्रिटिश इरा तक का है। इसी प्रकार से रिलीजियस मूवमेंट और रिलीजियस फिलोसफी इन एंशियंट एंड मिडाइवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, उससे लेकर के 1965 AD तक, यानी आजादी के बाद तक जो रिफॉर्मेशंस हुए हैं, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो सब कुछ देखना होगा हमको। और फिर हम देखेंगे कि कुछ सेलियंट पर्सनालिटीज, कुछ फेमस पर्सनालिटीज, इश्यूज, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको कैसे भूल सकते हैं, इसी की वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं, हम आज़ाद हैं, इसीलिए आप उनमें बात भी कर पा रहे हैं। तो आज़ादी का पूरा आंदोलन भी देखेंगे और देखेंगे कि इनकी बुक लिस्ट क्या हो। 19th और 20th सेंचुरी के कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को भी देखेंगे, और पोस्ट, जैसे मैं बात कर रही थी कि 1965 तक का है, तो ये इसी से रिलेटेड है। इसका ये हिंदी वर्जन है, भारतीय धरोहर, जिसमें सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तु परंपराएं, साहित्य। बिलीव में इस कंटेंट को पढ़ करके ना अपने देश के लिए प्यार थोड़ा और बढ़ जाता है। लगता है कि हम शायद दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं और इतना रिच कल्चर है। इन सब को पढ़ने के लिए द बुक यू मस्ट रेफर आर, सबसे पहले तो प्लीज ये बुक डाउनलोड कर लीजिए। इट इज टेक्स्ट बुक ऑफ फाइन आर्ट फॉर क्लास 11 NCERT, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी आपको। इस मुश्किल से 126 या 120 पेजेस की बुक है, और सारे पेज पढ़ने भी नहीं, क्योंकि कई सारे पेजेस तो ना समरी के लिए होते हैं, फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए होते हैं, कुछ एक्टिविटीज के लिए होते हैं। बट इससे आपको क्या कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा वो बता देती हूँ। जो बुलेट 1 है, यानी सिलेबस की जो बुलेट 1 है, जिसमें सारी की सारी आर्ट्स है, क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, वो सब कुछ दिया हुआ है, वो उसमें से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बिपिन चंद्रा, कौन भूल सकता है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये मुझे लगता है ये बाइबल कही जा सकती है। आप इसको रेफर कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं इसको रेफर नहीं करना चाहता या चाहती, तो आप रेस्पेक्टिवली NCERT के चैप्टर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। इनके अलावा जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि आप NCERT क्लास 8 चैप्टर 9 को रेफर कीजिए, बहुत अच्छे से इलेबोरेटेड चैप्टर है। नेक्स्ट इज कुछ 3-4 चैप्टर्स हैं, 8, 9, 10, 11 करके। चैप्टर 12 सोशोलॉजी NCERT, ये किस लिए, जो सोशोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए थे, और इनफैक्ट जो पीजेंट मूवमेंट्स थे उनसे रिलेटेड भी कुछ कंटेंट इसमें मिल जाएगा। ये चैप्टर्स अच्छे हैं, ये आपको एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया देंगे कि जिस टाइम भारत आज़ाद हो रहा था, या इनफैक्ट आज़ादी से पहले, तो किस प्रकार की सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी थी, और उसमें कौन कौन से चैलेंजेस थे, जिन पे किन किन लोगों ने काम किया। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, और इनफैक्ट आंसर्स को खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। आप गौर कीजिएगा, मैं ऐसे कोई बुक लिस्ट नहीं बता रही हूँ जो शायद ऑथेंटिक नहीं है। और बिपिन चंद्रा सर की बुक के लिए तो मुझे लगता है कि सारे UPSC एस्पायरेंट्स भी दे गो अबाउट इट ओनली। ये एक इम्पॉर्टेंट
कंटेंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे कम स्ट्रैटेजिक बात करनी होती है तो सबसे कम पढ़ना और सबसे अधिक मार्क्स इसी में से आएंगे, यानी बहुत कम पढ़े हुए से में बहुत अच्छा यील्ड मिलेगा आपको, वो ये कंटेंट है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 20 नंबर के सवाल इसमें से आएंगे और इन 20 में से आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे रेनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन, इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन यही लगा दिया है, पुनर्जागरण और धर्म सुधार। इसके लिए आप आरबीएससी क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 3 यूरोप में पुनर्जागरण यानी रिनाइसेंस एंड देन रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन और औद्योगिक क्रांति यही कवर हो रहा है। फिर आप चैप्टर 9 एनसीईआरटी सोशल साइंस या हिस्ट्री का जो स्पेसिफिक उसका सब सेक्शन आता है उसको रेफर कीजिए क्लास 9, उसमें आपको मिल जाएगा एनलाइटनमेंट। और फिर आप क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कॉलोनियल इन्वेजन्स। इसके अंदर मिल जाएगा आपको ये वाला इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन, कॉलोनिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, यानी एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। ये आपको इस चैप्टर में से पढ़ने के लिए मिल जाएगा और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इनफैक्ट हमें तो सिर्फ यही पढ़ना है ना कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टर इफेक्ट्स, यानी उसके इम्पैक्ट क्या पड़े। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको इनको वैसे ही सेग्रीगेट करके लिखना है कि सोशल इम्पैक्ट्स क्या थे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। इनफैक्ट इस बार पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया था, तो हो सकता है अगली बार टेक्नोलॉजिकल या सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाए, या इनफैक्ट जो मिलिट्री से रिलेटेड कोई इम्पैक्ट आ जाए कि किस प्रकार से सैन्यवाद हो गया, संप्रभुवाद हो गया, कुछ भी ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट इज हमें ये भी देखना चाहिए कि 1919 से लेकर 1945 तक के बीच में जो चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर 6, ये आपको आरबीएससी की बुक से मिलेगा। इस बार आरबीएससी ने कोशिश की है कि एनसीईआरटी को ही मैच कर लिया जाए। फिर भी अगर ये चेंज होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने अभी भी चेक किया है, अगर नए प्रेस्क्राइब बुलेट्स में ये नहीं मिलता है तो आई शेयर विद यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो ये था डिस्कशन बहुत ही छोटे लेवल पे कि हम यूनिट 1 पेपर 1 का सोर्स क्या रखें। जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है ये सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, छोड़ के बिपिन चंद्रा सर की बुक को। और बिपिन चंद्रा सर की बुक को तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, तो प्लीज गो अबाउट इट। और इससे बाहर सवाल जाने की संभावनाएं कम है, और अगर चला भी जाता है तो हमें 200 में से 200 नंबर नहीं लेकर के आने। हमारा टारगेट है 100+ हो जाना चाहिए, और उससे इजीली सिलेक्शन संभव है। तो मुझे लगता है कि मैंने इसमें कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं और ऐसे वीडियो लेकर के आऊंगी, और सीख रही हूं मैं साथ साथ में कि ये वीडियो कैसे बनाते हैं, अपलोड कैसे करते हैं। इसलिए आई टुक अ लिटिल मोर टाइम टू अपलोड दिस पार्ट ऑफ वीडियो। मुझे लगता है मेरी स्पीड जल्दी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें मैंने सीख ली हैं, कुछ और बच गई हैं, वो अगले 1-2 दिन में और सीख लूंगी। पर आज मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो को अपलोड करने की, और कल से शायद रेगुलर एक वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।